अपनी भाषा यूट्यूब चैनल में मैं गोपीराम व्याख्याता देवपाल सुर हिंदी विषय से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल देखने के लिए स्वागत करता हूँ। कल हमने व्याकरण और लिपि के बारे में पढ़ा था, सिर्फ परिभाषाएं पढ़ी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज लिपि, हिंदी भाषा की लिपि जो है वह है देवनागरी। देखिए, हमारे देश की संस्कृति में, भाषा में, लिपि में हर जगह कोई न कोई बड़ी विशेषता है। जैसा कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी, तो इसमें दो शब्द हैं, देव और नागरी। देव का मतलब देवताओं से है और नागरी माने नगर, यानी एक ऐसा देश जिसके नगर में देवता निवास करते हैं। शायद उन्हीं को ध्यान में रखते हुए और हिंदी भाषा की जो लिपि है उसका नाम देवनागरी लिपि रखा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देवनागरी जो लिपि है उस लिपि का मानक रूप क्या है, ये भी निर्धारित किया जाता है। तो ऊपर देखो यही लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप। मानक रूप उसे कहते हैं जिसे देश स्तर पर निर्धारित नियम और मापदंड के तहत तय किया जाता है और फिर उस भाषा को उन मापदंडों को अक्सर से पालन करना होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं लिपि के अक्षर और उनकी मात्राएं। तो सबसे पहले आते हैं स्वर। स्वर में देखिए आप ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हो गए आपके 11 अक्षर। स्वर हैं वो मात्रा की दृष्टि से और लिपि की दृष्टि से जो मुख्य रूप से 11 काम में लिए गए हैं। उनमें फिर मात्राएं देखो। मात्राएं ये है, कल हमने पढ़ा था वर्तनी चिन्ह या चिन्ह। सबसे पहले ए का आगे कोई मात्रा नहीं होती। आ ये मात्रा होती है छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। ये री ऋषि ए की सिंगल मात्रा, आई डबल ऊपर की मात्रा, ओ एक ऊपर और एक आगे पाई की मात्रा, औ दो ऊपर और एक पाई की मात्रा है। ये होती हैं मात्राएं या जिन्हें कल हम पढ़ रहे थे वर्तनी चिन्ह या इन अक्षरों का ये श्रृंगार। यदि आपको दिए गए जो अक्षर हैं इन अक्षरों का श्रृंगार करना है, सौंदर्य बढ़ाना है, तो हम लिपि के इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे आप इनकी पोशाक बदलते जाएंगे, जैसे जैसे इनकी मात्राएं बदलते जाएंगे, वैसे वैसे इनका रूप निखरता जाएगा और नए अक्षर का निर्माण होता जाएगा। ये तो वर्तनी चिन्ह थे। इसके बाद हमने स्वर ए से लेकर औ तक 11 लिए हैं। बाकी 2 अक्षर और बच जाते हैं जिनको हम जब बारखड़ी लिखते हैं तो अंतिम 2 अक्षर होते हैं अंग और ए। इनकी अलग विशेषता होती है। इन लिपि चिन्हों के अलावा जो आपके सामने 11 हैं उनमें 10 के हैं, ए की होती नहीं। अब 2-3 मात्राएं और हैं जो लिपि चिन्हों के रूप में काम में ली जाती हैं। पहला है अनुस्वार। अनुस्वार आप जब भी लिखते हो तो जो एक बिंदु पर लगाते हो उस बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। और इसकी ध्वनि जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आधा न की आ रही हो, लेकिन इसकी विस्तृत चर्चा मैं आपको कल बताऊंगा। अनुस्वार में इस ऊपर लगने वाले बिंदु का किस प्रकार वर्ग के हिसाब से नियम बदलता है और कैसे ये अंगय हो जाता है, ये हो जाता है, न हो जाता है, न हो जाता है, मैं हो जाता है, ये हम कल पढ़ेंगे। आज सिर्फ आप ये देखें
कि जो अनुस्वार है वो ऊपर लगने वाले बिंदु को कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं अंश, वंश, कंस, संदेश, अंदेशा, कंठ, पंप, तंतु, यानी बहुत सारे उदाहरण हैं जो ऊपर आप बिंदु लिखते हैं। अब यहाँ होता क्या है, जब हमें ये पता नहीं है कि इस ऊपर वाले बिंदु का कौन सा वर्ग का अंतिम अक्षर बनेगा, ये भी एक नियम होता है जो हम कल पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम अनुस्वार की ही चर्चा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार के बाद अगला है अनुनासिक। अनुनासिक यानी जिस अक्षर की ध्वनि में नाक की भूमिका हो, यानी गुंजन हो नाक का, उसे हम अनुनासिक कहते हैं, जिसका चिन्ह है चांद जैसा अर्धचंद्र में बिंदु। इसका दूसरा नाम होता है चंद्र बिंदु। अब देखिए इसके भी उदाहरण हैं, आप लिखते वक्त ध्यान रखें। जैसे हंसना, चांद, गांव, मुंह, इन सब पे चंद्र बिंदु लगा। और बहुत सारे शब्द आप लिखते हैं, ध्यान में रखें। तो इसके अंदर अंतर क्या हुआ, अनुनासिक। इन अक्षरों को जब हम पढ़ते हैं, इन शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तो नाक की ध्वनि इसमें सम्मिलित होती है। इसके बाद विसर्ग अ, जिसके आगे दो बिंदु लगे रहते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अक्षर लंबा हो जाता है ध्वनि में। जैसे मूलतः, प्रायः, विशेषतः। तो अंतिम अक्षर जहां ये विसर्ग लगते हैं थोड़ी सी उसकी ध्वनि लंबी हो जाती है। इस प्रकार ये ऊपर वाली मात्राएं 10 तो ऊपर वाली हो गई, ये 11वीं, ये 12वीं और ये 13वीं। ये हो गए लिखने वाले अक्षरों के चिन्ह या वर्तनी चिन्ह। अब हम स्वर के बाद चर्चा करते हैं व्यंजन की। व्यंजन देखिए, आप पढ़ते हैं, जब पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले हम व्यंजन से शुरुआत करते हैं। तो कै से शुरू करके कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग, 5 अक्षर हो गए, 25 तो ये हो गए। उसके बाद ये र ल व, 25 4 29, और उसके बाद अंतिम है स है। तो टोटल हो गए हमारे कै से लेकर है तक कुल व्यंजनों की संख्या हो गई 33। अब देखिए इसके बाद कुछ और व्यंजन भी बचे हैं, तो उनमें है संयुक्त। संयुक्त व्यंजन में ये 4 होते हैं, क्ष, क प्लस स, त्र, त प्लस र, ग, ग प्लस ये। और वास्तविकता ये थी कि प्रारंभिक में अब इसको स्वीकार कर लिया गया है। पहले तो ये होता था जय प्लस ये, लेकिन आजकल इसको ग प्लस ये और श्रय स प्लस र, ये 4 ही संयुक्त अक्षर। इसके बाद एक लिपि चिन्ह और है हल चिन्ह। हल चिन्ह का देखो अक्षर के नीचे इस प्रकार एक चिन्ह लगता है। हल चिन्ह लगने का मतलब होता है जिस अक्षर की ये लग जाता है उस अक्षर की जब हम ध्वनि करते हैं, बोलते हैं, तो उससे कम दबाव के साथ बोला जाता है, यानी उस पर ज्यादा दबाव नहीं दिया जाता। जैसे पिड्डा, द से ज्यादा या पर चला जाता है। प्रवाहन तो है पर ज्यादा है, न पर कम है। कहने का मतलब ये दिए गए अक्षर को एक तरीके से कमजोर कर देता है। अगर ऐसा नहीं तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं, यदि किसी एक व्यक्ति का कोई भी अंग, मान लो एक पैर है वो कमजोर है, तो उसकी ताकत या शक्ति कम हो जाती है। ठीक वैसे ही ये इन अक्षरों को एक तरीके से विकलांग या दिव्यांग बना देते हैं, जिसके कारण इन लगने वाले हल चिन्हों की ध्वनि है उसकी जो उच्चारण के समय है कम जोर दिया जाता है। इसके बाद ये तो हो गए हमारे हिंदी भाषा के 11 स्वर और 33 व्यंजन, तो कुल संख्या हो गई 44। लेकिन इसके बाद हमारी देश की जो ऐसी संस्कृति है वैसे भाषा की भी संस्कृति है। इसने कुछ मात्राएं या कुछ लिपि चिन्ह, वर्तनी चिन्ह हैं, एक दो भाषा से लिए हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा से गृहीत स्वर है, जिसके देखिए आगे एक लीक है, ऊपर है अर्धचंद्र।
और जब इसका उच्चारण करेंगे आप तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि न तो कॉलेज होता न कॉलेज होता, तो इसका उच्चारण होगा कॉलेज। इसी प्रकार न डॉक्टर होता है और न डॉक्टर, तो ये हो गया डॉक्टर। यानी ओ और आ के बीच की ध्वनि हमें इसमें काम में लेनी पड़ेगी। तो ये जो वर्तनी चिन्ह है इसका आप ध्यान रखें, ये अंग्रेजी भाषा से गृहीत स्वर है। इसके बाद हालांकि ये फारसी भाषा का है, फिर भी हमारी हिंदी भाषा ने इसमें से भी कुछ ध्वनियाँ ली हैं जो आपके सामने है। पहला है जैसे ग्रीब, इसको नुक्ता बोलते हैं, गजल, फन, कौम। तो इस प्रकार हिंदी भाषा के अपने अलावा एक तो अंग्रेजी से ग्रहण किया है और फारसी की गृहीत ध्वनियाँ हैं, इन दो से थोड़ा और सहयोग शामिल किया गया है। तो इस प्रकार हमारा जो पहला टॉपिक है भाषा, उपभाषा, बोलियां कह सकते हैं, उसके बाद उनमें अंतर और उसके बाद व्याकरण और लिपि। तो कुल मिलाकर ये आपका सीनियर क्लास के हिसाब से पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद जैसा कि मैंने पहले कहा था आपको, जैसे पहला टॉपिक पूरा होगा, हमारा जो बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पिछले सत्र के हैं उनमें मैंने दो तो आज लिख दिए हैं। एक तो पहला 2019 का भाषा और बोली में क्या अंतर है, आपको इसका उत्तर लिखकर भेजना है। भाषा के कौन कौन से दो रूप हैं, इसका उत्तर लिख के भेजना है। इसके बाद अगला जो सत्र है 18, उससे पहले वाला हिंदी व्याकरण शास्त्र के बारे में संक्षेप में लिखिए। खड़ी बोली हिंदी ने शब्द भंडार का विकास किस प्रकार किया, ये 2018 के दो प्रश्न हैं और ऊपर वाले 19 के। आप इन प्रश्नों को ढंग से पढ़ें, आपको लिखाया गया पढ़ाया गया उसको पूरा मनन के बाद इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। लेकिन अभी लगभग आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज मैंने दो बिंदु अनुस्वार और अनुनासिक, इसकी कल मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा मात्र, और बाकी 2-3 प्रश्न है वो कल आपको दिए जाएंगे। इसलिए आप ढंग से पढ़ें, दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखकर भेजने की कोशिश करें। और निश्चित रूप से मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में आया होगा और प्रत्येक बिंदु को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। आपके प्रश्नों के उत्तर के इंतजार में मैं गोपीराम, धन्यवाद।